नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय की है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपके अपने अदम्य कैरियर अकेडमी पर एक सीरीज चलाई गई है जो कि बहुत सारे एग्जामों को देखकर चलाई गई है। और चाहे तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसमें ये आपके लिए वैल्यूएबल क्लास होंगी। हम इस क्लास में जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इस सीरीज में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाना और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करना। क्लास में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं हम लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस के माध्यम से रह जाता है हम उनको इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये क्लास जो डिज़ाइन कर रहे हैं बस इसी चीज़ को सोचते हुए कर रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए लें और अब से 1-1.5 साल बाद भी इस क्लास को लेंगे ना, तो तब भी आपके लिए इतनी ही बेनिफिशियल होगी जितनी कि आज। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अपडेट हो जाएं, लेकिन जो मेथड जो फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट वो आपको इस क्लास में आज भी मिलेंगे, जो कि आज भी इतने ही फायदेमंद होंगे जितने कि 1 साल बाद देखेंगे तभी। तो हमारी ये सीरीज के लिए हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये सीरीज सभी बच्चों के लिए है, चाहे तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी सब इंस्पेक्टर जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, या फिर किसी अन्य एग्जाम टीजीटी पीजीटी के। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसी बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो सीरीज में जो क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं ना, जैसे कि आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, तो हमने जो इसमें क्वेश्चंस डाले हैं वो यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लोअर पीसीएस में जो हिंदी आती है हमने उसको इसमें पूरे डालने की कोशिश की है। और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सब इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब जितने भी प्रश्न हैं ये सब पिछले एग्जामों में आ रखे हैं, तो मैं उसी बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस के आधार पर है। और इसमें मैंने सारे तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। और कोई क्वेश्चन रह जाता है, कहने का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन से आपको फैक्ट को क्लियर करा जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन से फैक्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो हम उसको एडवांस में बता देते हैं। अगर आप पहले से हमारी ये सीरीज देख रहे हैं तो आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए अब अपना समय ना गवाते हुए हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों का कि भाई इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर। तो इसकी पीडीएफ आपको अपने आदम्य कैरियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं आप, या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका पिन करा दूंगा लिंक, या फिर आप अपने आदम्य कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। और मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट का आपको प्लेलिस्ट बनवा दी है सारी क्लासेस की। तो आप वहां जाकर के क्लासेस अपनी पीडीएफ जो है जो आपका वो है प्लेलिस्ट उसको सेव कर लें। कोर्स सेक्शन में भी मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप दोनों में ही मिल जाएगी। तो आप उसे सेव कर लें अपनी गैलरी में। कहने का मतलब यह आपका स्टोरेज नहीं जाएगा उसमें, आप केवल सेव कर लेंगे तो आप जब भी सीरीज को कवर करना चाहेंगे तो आप अपने जो फोन होता है उस यूट्यूब ऑन करेंगे तो उसमें आपको सेव का भी ऑप्शन मिलता है कि कितनी आपने प्लेलिस्ट सेव कर रखी है, तो उसी से जाकर के रोज अपना क्लास कंप्लीट कर लें। बस मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे 2-3 बार अपना चाहें तो 2 की स्पीड पर करके इसे कंप्लीट कर लें। और अगर आप पुराने बच्चे हैं तो सब जानते ही होंगे। तो चलिए अपनी आज की अपन क्लास शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे कोई भी क्लास लेता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। चलिए अब सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए अब हम इसमें जो हमारे क्वेश्चन है आज के वो 41 है। देखो कभी 48 क्वेश्चन होते हैं, कभी 50 भी होते हैं, कभी 52 भी होते हैं और कभी 40 भी होते हैं, कभी 38 36 भी होते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है जितने हो सकता है कि हाँ इतने प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट लाने चाहिए, लाए जाते हैं। और उसके बाद हम उसको उस चैप्टर को इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारे 41 क्वेश्चन है और हम इसमें 4 ऑप्शन को भी सोल्व करेंगे। तो हमारा कितना हो गया 164, ठीक है, यानी 164 हो गया। तो लगभग हम इसमें 120 प्लस फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। तो चलिए अपनी हम क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि 41 क्वेश्चंस में से आज हमारा टारगेट कितना रहेगा। आज हमारा टारगेट रहेगा हमारा 37 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर अच्छा लेवल का है तो आपको इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ 4 क्वेश्चंस की छूट है। हमारा जो टारगेट है आज का वो 37 प्लस क्वेश्चन आपका राइट करने का है।
वीडियो जब खत्म हो जाती है, क्लास जब समाप्त हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भाई हाँ मेरे इतने जो है टारगेट बैठा। अब जिन बच्चों के 37 क्वेश्चन से कम नंबर बन रहे हैं, देखो एक दो क्वेश्चन अगर कम बन रहा है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन कम बन रहे हैं 37 से, तो आपको देखो अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप इसमें 37 क्वेश्चन ला रहे हैं ना 41 में से, तो बस आपको अपडेटेड क्वेश्चन से जुड़ना है, बाकी सब आपका ऐसा मान के चलना है कि उपसर्ग प्रत्यय से कंप्लीट है आपका पूरा सेक्शन। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दी गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए संधि और समास, ऑप्शन बी क्रिया और समास, और ऑप्शन सी उपसर्ग और प्रत्यय, और ऑप्शन डी संज्ञा और सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो, मेरे बताने से पहले जब आप बता पा रहे हैं तभी उसे आप अपना राइट आंसर मानना। नहीं बता पा रहे हैं तो प्लीज ईमानदारी पूर्वक उसे ये मानना कि हाँ देखो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे ना दो तरह के चिन्ह बनाने हैं, एक तो रोंग का और एक ये जीरो का। इसके आगे लिखना आप, जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन गलत हो गया तो आप इस तरीके से एक लिख दें। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आप उसके दूसरी जीरो के आगे दो बना दें। ठीक है, जीरो के आगे आप क्या बनाएंगे? दो बना देंगे। इससे क्या होगा, यानी कि आपको ये पता लगेगा जब लास्ट तक लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन गलत हो गया, पांचवा गलत हो गया, और इसी तरीके से आपका छोड़े को कितने क्वेश्चन आपने दूसरा छोड़ दिया, सातवां छोड़ दिया, तो आप इसे ऐसे हिसाब लगा लेना कि दो मेरे गलत हो गए, दो मैंने छोड़ दिए, बाकी जो है मेरे सही है। तो 41 क्वेश्चन में चार ही आ गए और हमारे 37 क्वेश्चन ठीक हो गए। इस टाइप से आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं सवाल को सरल, और जिन्हें परिभाषा नहीं पता है उपसर्ग प्रत्यय की वो बता सकते हैं कठिन। देखो आप कठिन बताने वाले बच्चों का समाधान बस यही है, क्योंकि अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, अब मैं बता दूंगा तो आपको आगे से कंटिन्यू हो जाएगा। अब जिन्हें सरल लग रहा है, देखिए पहला सरल लगने का कारण ये है कि आपको पता है कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें से राइट आंसर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय ही होगा। और अगर ये एग्जाम में आएगा तब आपको ये कठिन लगेगा, तो ध्यानपूर्वक आप न्यूट्रल होकर के पढ़ें आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि उपसर्ग और प्रत्यय की, तो पहले हम अगर उपसर्ग की बात करें, अगर हम उस उपसर्ग के भी पहले अगर बात करें कि देखो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इन तीनों के बारे में कभी और बात करेंगे। देखो मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यौगिक शब्दों की उत्पत्ति जो है ना वो कई प्रकार से होती है, जो हम देखो समय समय पर बताते रहेंगे सारी चीजें। तो उसमें यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो किन किन शब्दों से होती है? उपसर्ग से, प्रत्यय से। बाकी अब हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखेंगे। तो उपसर्ग और से होती है यौगिक शब्दों की उत्पत्ति और प्रत्यय से। अगर हम उपसर्ग को देखें तो देखो उपसर्ग क्या अर्थ होता है? उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है? उप और प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, निकट। उत्सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया हमारा? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, इसका उपसर्ग का परिभाषा हो गया। ठीक है, अगर हम प्रत्यय की बात करें, अब हम प्रत्यय को देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो होगा हमारा प्रति और आय, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, आई मीन्स होता है चलने वाला, यानी कि शब्द का अर्थ है पीछे चलना। ठीक है, ये इसका प्रत्यय का अर्थ हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न हमारा, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए जय। अब देखो आपको, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आपको समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इसमें ये पूछा है कि उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में लगते हैं, यानी कि प्रारंभ में लगते हैं। यानी कहने का मतलब है जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें से कौन सा शब्द है जो आप जिस शब्द के आगे अप को जोड़ेंगे तो उसके विकल्प में से किसका प्रयुक्त हो सकता है? यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप उपसर्ग जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए जय, ऑप्शन बी गम, ऑप्शन सी मान और ऑप्शन डी रण। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे राइट आंसर इसका होगा हमारा सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी सेकंड का हमारा सी हो जाएगा।
तो अब इसका क्या बन जाएगा, यानी अपमान। अपमान देखो, अप प्लस मान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, अप प्लस मान, ये दो शब्दों से मिलकर के हमारा क्या बना, अपमान। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे उन्होंने यही तो पूछा था कि जो अप उपसर्ग से दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, यानी कि अब्जे नहीं हो सकता, अपगम नहीं हो सकता, अपहरण नहीं हो सकता, लेकिन अपमान हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अपमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि देखो अगर आपने संधि चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी सरल लगेंगी, लेकिन अगर आपने संधि नहीं पढ़ रखा है तो उससे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। क्यों, क्योंकि संधि पढ़नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपसर्ग प्रत्यय से। क्यों, क्योंकि तभी तो आप तोड़ पाएंगे। अब संधि तो सिखाता है हमें कि शब्दों को कैसे अलग चेंज किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता है। जैसे कि अब अति है, सॉरी अतियुक्ति है, शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहले मैं आज के आंसर की बात कर ले रहे हैं, फिर हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए अन्यु, और ऑप्शन बी अति, और ऑप्शन सी है हमारा उक्ति, और ऑप्शन डी है हमारा ती। तो देखो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि अति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से मिलकर बना है, और उसमें उपसर्ग कौन सा है, इसके बारे में पूछा है। क्यों, क्योंकि इसमें उपसर्ग की बात की गई है। आगे सवाल तरह तरह के हैं तो हम उसमें आगे की बात करेंगे। तो इसका राइट हमारा आंसर जो होगा वो बी, इसका राइट आंसर होगा। यानी अतियुक्ति जो है वो अति प्लस उक्ति से मिलकर के बना है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी, इसका राइट आंसर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए अब, और ऑप्शन बी भर, और ऑप्शन सी अन, और ऑप्शन डी अल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब आप कहेंगे कि भाई अभी तो हमें केवल उपसर्ग की बात कर चल रही थी और अब इतनी जल्दी से उर्दू का उपसर्ग आ गया। तो देखिए हमारे उपसर्ग और प्रत्यय जैसे कि हिंदी में होते हैं वैसे ही अनेक भाषाओं में भी होते हैं। जैसे कि उर्दू में होते हैं, संस्कृत में होते हैं, हिंदी में होते हैं, और उर्दू और फारसी में होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। ठीक है, तो यही नहीं है कि केवल हिंदी में ही आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार हमारी हिंदी में उपसर्ग होते हैं उसी प्रकार से हमारी अनेक भाषाओं में भी होते हैं। जैसे कि संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे इन चीज़ों के बारे में कि जैसे हमारे हिंदी भाषा में उपसर्ग होते हैं ऐसे ही अनेक भाषाओं में होते हैं। तो क्या अब हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ लें तो अनेक सब भाषाओं के उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ने पड़ेंगे। हाँ भाई पढ़ने पड़ेंगे, ईमानदारी वाली बात तो यही है कि आपको अन्य भाषाओं के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा उपसर्ग और प्रत्यय में। तो देखो आपको ऐसा नहीं है कि केवल मतलब पूरा उर्दू पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होता है। ठीक है, तो अभी हम क्लास में उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा, अल इसका राइट आंसर है। यानी उर्दू, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, उर्दू के उपसर्ग में अल उपसर्ग है। हमारा अल उपसर्ग जो है वो उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है। अब इसमें यह पूछा है कि भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा उपसर्ग जो है वो अरबी या फारसी का है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनु, और ऑप्शन सी वे, और ऑप्शन डी अब। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा ना आपको भाषाओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले में अभी अति भी आपको देखने को मिला, अब उर्दू का पूछा गया, इसमें ये पूछा गया अति, पर इसमें ये तो नहीं पूछा गया कौन सा है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले इसका राइट आंसर बताएं आप कि 5 में का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वे इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ संस्कृत के उपसर्ग की, संस्कृत के उपसर्ग देखूं तो इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, जैसे कि अति। अति से जैसे कि अति से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अत्यधिक बन सकते हैं, अतिरिक्त बन सकते हैं, अतिशय बन सकते हैं। उसके बाद हमारे कौन से बन सकते हैं, जैसे कि अनु। अनु की बात करें तो जैसे कि अनुचर, अनुकरण। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अय की, अव की, तो अब में जैसे कि हमारे अवगुण, अवनति, अवतार।
ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं, जैसे संस्कृत में बहुत सारे जो पूछे जाते हैं, जैसे कि अति पूछा जाएगा। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जिन्हें आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किस भाषा के हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बच्चा जिनमें परेशान होता है। देखिए जैसे कि अति, अति इसमें हो गया, ये संस्कृत का उपसर्ग है। और अनु हो गया, अप हो गया। अप कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हिंदी का उपसर्ग है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अप जो है हमारा संस्कृत का उपसर्ग है, अभी भी हमारा उपसर्ग जो है संस्कृत का है। अब देखिए अव जो है ना, अव इस ये वाला अव मैं बता देता हूँ। तो ये वाला अब संस्कृत का उपसर्ग है, लेकिन बच्चे इसमें परेशान भी नहीं होते हैं। तो अब जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, क्योंकि हम इसे ज़्यादातर हिंदी में यूज़ नहीं करते, क्योंकि जनरली हम हिंदी भाषा बोलते हैं। तो इन शब्दों को, ऐसे शब्द तो हम जनरली पता लगा लेते हैं कि मतलब ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से होंगे? अति हो गया हमारा, अनु हो गया, अभी हो गया और आ हो गया। जैसे कि अब उत देखेंगे आप, ये वाला उत, तो ये भी जनरली सबको पता होता है। और अगर हम ये वाला दूर देखेंगे, ये वाला, ठीक है, तो आपको भी ये भी इसके बारे में ही पता होता है। और जैसे कि निर है, निर का भी आपको पता है कि ये भी संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। और निस, अगर हम निस देखें तो ये भी हमें जनरली पता होता है कि भाई संस्कृत के। तो इन चारों उपसर्गों को तो हम जनरली पहचान लेते हैं। अब मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अति हो गया संस्कृत का उपसर्ग, अधि हो गया, अनु हो गया, अभी हो गया, अब हो गया, और आ हो गया, और अप हो गया। देखो उप हो गया, उप 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 जो है हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। अब बाकी जैसे कि नी हो गया, परा हो गया, ये हमारा कौन से शब्द है? संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है। बाकी जो जनरल नहीं है वो आप पहचान ही लेंगे। अगर हम थोड़ा सा मोटा माटी देख लें हिंदी की ओर, कि भाई हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में देखो जैसे कि आ। अब देखो बड़ा आ, देखो मैं क्लियर थोड़ा थोड़ा ना आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा संस्कृत का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लें ये केवल आ, तो ये हमारा हिंदी का हो जाएगा। समझ गए आप इस चीज़ के बारे में? जैसे कि अन, अनु जो है हमारा संस्कृत का है, लेकिन अन हमारा किसका है? हिंदी का है। अब कै, अब एक होता है कु। कु में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, कभी कभी आप बच्चे जो है ना किस शब्द में जोड़ लेते हैं, कह सकते हैं जैसे कि आप अरबी फारसी भाषा के शब्द में जोड़ सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। ये कु जो होता है हमारा कौन सी भाषा का होता है? हिंदी भाषा का उपसर्ग। कै और कु दोनों। और दू भी हमारा इसका होता है, नी भी हमारा हिंदी का होता है। समझ गए आप इसके बारे में? और जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो आगे भी बता दी जाएंगे आपको। चलिए आप अपना नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। अलंकार, सॉरी मैंने शब्द का पहले ही बता दिया आपको। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अलम, ऑप्शन बी अल, और ऑप्शन सी अल, और ऑप्शन डी कार। इसका राइट आंसर क्या होगा छठे क्वेश्चन का? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा अलम होगा। देखो अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, अलमकार में इन दोनों शब्द से मिलकर बना हमारा क्या? अलमकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा अलम होगा। यानी अलमकार में दो शब्द है, एक अलम इसमें उपसर्ग है और कार इसमें शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? देखो अब इसमें उपसर्ग ही चल रहे हैं, कभी आप प्रत्यय को जोड़ने लगे हैं। प्रत्यय का थोड़ा सा अभी हम समझेंगे, क्योंकि प्रत्यय जनरली दो प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी जो बात चल रही है केवल उपसर्ग की बात चल रही है, तो अभी आपको क्या ध्यान देना है? केवल उपसर्ग के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्युत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा है? प्रत्युत, प्रति और प्रत्यु और इसका प्लु, प्रे। क्या इसका राइट आंसर होगा 7वें प्रश्न का? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। नहीं जानते तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रति होगा। प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, इसका सही जो शब्द का बंटवारा होगा वो इसी प्रकार होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द उस उपसर्ग रहित ये शब्द पकड़े हैं? देखिए मैं जब प्रश्न लेकर के आता हूँ, जब प्रश्न बनाता हूँ या प्रश्न खोजने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लास में, अगर मैंने अभी बच्चों को जोड़ा है कि भाई उपसर्ग प्रति आप पढ़ें, क्योंकि आपने जब मुझे समय दिया है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर तरह का प्रश्न मिल जाए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो गलती आप यहाँ पर कर लें, ना कि आप अपने वहाँ जा करके करें एग्जाम में। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर गलती करेंगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर एग्जाम में गलती की तो उसमें आप जानते हैं कि नंबर से आप जब रह जाते हैं ना, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है खुद के साथ, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना। पहली बात तो आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एक शब्द होता है सहित और एक शब्द होता है रहित।
ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आप उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए न्यून, और ऑप्शन बी विधान, और ऑप्शन सी उज्ज्वल, और ऑप्शन डी त्र्यंबक। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्र्यंबक इसका राइट आंसर होगा। रहित पूछा है, सहित नहीं पूछा है, ठीक है। यानी नी प्लस उन, बी प्लस धान, उत प्लस ज्वल, इन तीनों शब्दों में उपसर्ग ऑलरेडी है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, देखो आपको मैंने हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जनरली जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है कि आप उर्दू के उपसर्ग के बारे में बताएं। तो इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कपूत, और ऑप्शन बी 19, और ऑप्शन डी सी अधपका, और ऑप्शन डी खुशबू। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। तो हमारे 9th प्रश्न का पहले आप जवाब दें, फिर उसके बाद हम इसके सारे टॉपिक पर बात करेंगे। तो 9 का हमारा खुशबू इसका राइट आंसर होगा। खुशबू जो है उर्दू के उपसर्ग का है। अभी मैंने आपको बताया था कै प्लस पूत यानी कि कपूत। कै हमारा किस उपसर्ग को बताया था मैंने? ये हिंदी का उपसर्ग है, तो आप इसके आगे हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 19 तो उन, ठीक है। अब इसका उन जो है वो कौन सा उपसर्ग है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। देखिए अब आपको परेशानी होना है। देखो मैंने एक संस्कृत में जो बताया था वो अनु बताया था, तो अनु तो है नहीं 19 में उपसर्ग। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें उन जो है ये भी हिंदी का है। अब अधपका, अगर अब हम अधपका, तो अध इसमें उपसर्ग है और पका इसमें शब्द है, तो अध इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं। देखिए आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया करें, क्योंकि आप बिल्कुल भी अगर ढील डालेंगे तो फिर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो इसमें अध कौन सा है उपसर्ग है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो मैं बताऊं तो इसका ये भी हिंदी का उपसर्ग है। यानी अध और कै और उन, ये तीनों हमारे कहाँ के हैं? हिंदी का उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द प्रति उस उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? देखिए आपको भाषाएं, देखो अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि भाई सवाल प्रति तो बहुत सरल उपसर्ग है, हम जोड़ के बता ही देंगे, लेकिन जब लास्ट की एग्जाम में जब आप एग्जाम में होते हैं ना, तो आपको ये नहीं होता कि आपको आंसर नहीं पता, आंसर पता होता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन कुछ आपकी सिली मिस्टेक क्यों हो जाती है? या तो आप सवाल सही से नहीं पढ़ते, या आपके साथ इसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है, जिस कारण आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, और उससे आपका आप सभी जानते हैं क्या होता है नुकसान। तो ऑप्शन ए प्रत्येक कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। यानी इसमें से ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है जो प्रति उपसर्ग जिसमें लगा है। तो प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो सब शब्द को तोड़ो, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस अक्ष और प्रति प्लस ध्वनि, सब में प्रति प्रति है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। यानी 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा 11वां प्रश्न है पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट ऑप्शन ए पुरा, और ऑप्शन बी पुर पू, और ऑप्शन सी तन, और ऑप्शन डी पुर। देखिए अब कुछ सवाल होते हैं ऐसे जो आपको रूल ऑफ रिजेक्शन से करने चाहिए, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट ही पता होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या से करेंगे रूल ऑफ रिजेक्शन से? तो आप इसमें पहले ऑप्शन को हटाना सीखिए। तो क्या इसमें तन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि शब्द तो तन तो इसमें लास्ट में लगा हुआ है। अब पुरा में तन कैसे बन जाएगा? तो ये उपसर्ग तो नहीं हो सकता, तो आप इसे ऐसे हटा सकते हैं। अब एक है पुर और पू और पुरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें से देखो एक ऑप्शन तो आपका हट गया, तो अब आप इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे आप इसे देखेंगे कि भाई शब्द को हम तोड़ेंगे इस तरीके से कि दोनों शब्द का अर्थ हो। ऐसा ना हो कि आपका उपसर्ग का कोई अर्थ ही ना हो, उपसर्ग का आपका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पुरा प्लस तन इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? पूरा। पूरा यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पूरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है हमारा बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, देखो इसमें उपसर्ग पूछा है, तो ऑप्शन ए नसीब, ऑप्शन बी बै, और ऑप्शन सी बदन, ऑप्शन डी बद। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा।
तो 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि बदनसीब, उपसर्ग में बद प्लस नसीब इजिकल टू बदनसीब। तो नसीब तो इसमें वैसे भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना आप? इसका राइट आंसर क्या होगा? बद इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें नसीब तो वैसे भी नहीं हो सकता, इन तीनों में हो सकता है बदन प्लस सीब, इस तरीके से थोड़ी ना टूटेगा, तो ये वैसे ही हट जाएगा। हो सकता है कि बै और बद में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। बै, अब बै से इसे तोड़ेंगे तो इसमें कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। ऑप्शन ए दे रखा है प्रातः, और फिर ऑप्शन बी दे रखा है काल, और ऑप्शन सी दे रखा है प्रात, और ऑप्शन डी दे रखा है काल। तो आप इसे रूल ऑफ रिजेक्शन से करें पहले, मेरी बात माने तो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे आप रूल ऑफ रिजेक्शन से भी करना सीखेंगे ना चीज़ों को, तो आपके लिए वो ज़्यादा चीज़ बेटर होगी। तो क्या इसमें काल हो सकता है उपसर्ग? नहीं, साफ साफ दिख रहा है। चलो हमें शब्द का अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हमें क्लियरिटी के साथ दिखती हैं। अब अहकाल लिख रहा है, ये भी नहीं, ये भी हट जाएगा। तो प्रात, तो चलो प्रात और प्रातः, जब इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो प्रातः काल में ही टूटेगा। तो इसका 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो, गांधी जी के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन में अपनाओ आप, या फिर अपने किसी भी क्षेत्र में आपको कोई परेशान कर रहा है, तब भी आप अहिंसा जैसी चीज़ों को अपनाएंगे ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि देखो, अगर आप खुश हैं ना जीवन में, तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। हालांकि आप किसी के जीवन में दुख पहुँचा कर अगर खुश हैं, तो उसी को खुशी नहीं कहते हैं, ठीक है। उसको आप क्या कहेंगे, आप खुद ही डिसाइड कर लें। पर मैं ये कहूँगा कि अहिंसा जैसी चीज़ के बारे में अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, खास करके मैं गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, अगर आपको अहिंसा के बारे में पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना प्लीज़। बहुत खूबसूरत चीज़ है अहिंसा जैसी चीज़, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा, सरल बनाती है अहिंसा जैसी चीज़। तो कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ने की कोशिश करना अहिंसा के बारे में, गांधी जी की जो सिद्धांत है। चलिए अपना 15वां प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा 15वां प्रश्न है कि अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी अहि, और ऑप्शन सी ए, और ऑप्शन डी शा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, हिंसा इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? देखो, उपसर्ग पूछा है। अहि थोड़ी देर के लिए चलो देख ले रहे हैं, ए और सै तो हट जाएगा। अब ये दो बचे, तो क्या अहि कोई शब्द होता है? इसका कोई अर्थ होता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, आ प्लस हिंसा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? गे उपसर्ग है, या त्याग उपसर्ग है, या आ उपसर्ग है, या आत्म उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करें। कि 16वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर डी होगा। अब देखिए, गे तो इसमें हो नहीं सकता, त्याग भी नहीं हो सकता, आ और आत्म। अब जो नए बच्चे हैं वो सोचेंगे कि भाई अभी तो पीछे आ लगाया था, अब आत्म लगा दिया। इस टाइप के शब्दों में देखिए, जहां पर दोनों शब्द का अर्थ निकले ना, वहीं पर संधि होती है। संधि होने में आपको दोनों शब्द का अर्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अब यहाँ पे आ का तो चलो अर्थ हो जाएगा, बाकी क्या शब्द तोड़ोगे, तो वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आत्म प्लस त्याग, आत्म प्लस त्याग, तो अब दोनों का अर्थ हो गया ना। आत्म मीन्स जानते हैं आप, त्याग मीन्स छोड़ना। समझ गए आप इस बात को? आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी साझा किया करें। एक विजेंद्र सिंह नाम के भाई हैं, जो कि उन्हें क्लास पसंद आई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कमेंट किया था बहुत ज़्यादा, तो विजेंद्र सिंह नाम है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथ अन्य दोस्तों को भी जोड़ें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फीडबैक ही नहीं देंगे तो फिर उससे ज़्यादा, अब हम क्या कह सकते हैं उससे ज़्यादा, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको लग रहा है ना कि फ्री क्लासेस हैं तो ऐसा वैसा, आप किसी भी पेड क्लासेस से मिला करके देख लें, बात खत्म। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए चीज़ ये है कि मैं जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब अपना हम 17वां प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कै उपसर्ग से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। यानी ये पूछा गया कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कै उपसर्ग से बना है। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए है कलाई, ऑप्शन बी है कलाधर, और ऑप्शन सी है कपूत, ऑप्शन डी है कमबख्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे।
इसका राइट आंसर की बात करूं तो कैपूत, कै प्लस पूत। इससे पहले भी मैंने इसे प्रश्न का ही राइट आंसर दिया था, आप वहां से भी इसे जोड़ सकते हैं। कलाई में भी नहीं है कै, और कलाधर में कला है, और तो इसमें भी नहीं होगा कै। कम वक्त में कम है, तो इसमें भी कै उपसर्ग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द कै उपसर्ग से बना है? हालांकि ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कलाई, कलाधर, कपूर और कम वक्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका राइट आंसर होगा, यानी 17वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर कपूत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी असुरक्षित, और ऑप्शन सी अध कचरा, और ऑप्शन डी अत्याचार। इसका राइट आंसर क्या होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी क्लास में 2 या 1 प्रश्न हमारे HW प्रश्न होते हैं, तो ये हमारा HW प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखो मैं आपको एक बार ये प्रश्न बता दूं। हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं? तो क्या ये संभव है कि एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं? हाँ, ये संभव है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन देख रखे हैं? पर्यावरण दे रखा है, और असुरक्षित दे रखा है, अध कचरा दे रखा है, और ऑप्शन डी दे रखा है अत्याचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न है, जिसमें है हमारा, निम्न में से किस शब्द में उस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए नीरस, ऑप्शन बी निरंद्र, और ऑप्शन सी नीरव, और ऑप्शन डी हमारा नीरज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए नीरस, और ऑप्शन बी निरंद्र, और ऑप्शन सी नीरव, और ऑप्शन डी हमारा नीरज। तो इसका राइट आंसर क्या है? कहने का मतलब ये है कि 3 उपसर्ग ऐसे होंगे जिसमें निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द ऐसा होगा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ होगा, बाकी 3 में हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। इसका राइट आंसर हमारा होगा डी, उसका राइट आंसर। ठीक है, यानी ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हमारे उपसर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारा 21वां प्रश्न आया नहीं और 22वां पहला आ गया। अगर आप रोज क्लास ले रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट तो पूरी करनी है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, जो कि हमारा 22वां प्रश्न है कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी आजीवन शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी आजी, और ऑप्शन सी आ, और ऑप्शन डी जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22वें प्रश्न का? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? देखो क्या वन इसमें उपसर्ग होगा? नहीं। चलो आजी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जीवन तो इसमें से कट जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन बचे हैं, तो अब आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? यानी कि हमने पहला भी काट दिया और अपना चौथा भी काट दिया, आजी और आ। तो अब इसमें यह बनाएं कि आप, आज ही कोई शब्द होता है, शब्द का कोई अर्थ होता नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी कट जाएगा। आ प्लस जीवन इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका 22वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? देखिए मैंने ना सारे तरह के प्रश्न लाने की कोशिश की है, और आप सब जान भी रहे हैं कि देखो जो भी सवाल आ रहा है एक नए तरीके का आपके लिए सवाल आ रहा है, आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रत्यय। देखो ये पूछा है कि हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग हैं तो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग कहलाएगा। ऑप्शन बी आगत उपसर्ग कहलाते हैं, अब भी कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। नहीं तो बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 23वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। यानी हमारा जो 23वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, यानी आगत उपसर्ग इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हमारे आगत उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए बे है, ऑप्शन बी बिल है, ऑप्शन सी हम है, और ऑप्शन डी परा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25वें प्रश्न का? राइट आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। देखो मैंने अभी आपको इससे पहले भी जो आपको हिंदी और उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग भी बताए थे और आपको मैंने संस्कृत के उपसर्ग भी बताए थे। तो 25वें प्रश्न का पहले राइट आंसर बताएं। राइट आंसर इसका क्या होगा? मैंने देखो अभी आपको बताया था हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बताया था। तो परा मैंने कौन से उपसर्ग में बताया था आपको?
याद करें प्लीज। इसका राइट आंसर जो होगा वो परा होगा, यानी इसका हमारे 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। अब एक बार मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ कि हिंदी को उपसर्ग और हमारे संस्कृत के उपसर्ग में, देखो मैंने आपको जो बताया कि एक तो ये कि संस्कृत के उपसर्ग कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम जनरली पहचान ही लेते हैं, कि जैसे कि हम अगर बात करें तो अब हम अचानक जल्दी से पहचान सकते हैं, उत भी पहचान सकते हैं, उद भी पहचान सकते हैं, दूर भी पहचान सकते हैं, निश निर, इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं हम उन्हें पहचान लेते हैं। अब मैंने जो मोटा माटी आपको बताया वो बताया अति, अधिक, अनु, अब, अभी, और मैंने बताया था आ, और उसके बाद बताया था मैंने आपको परा। ये जो है हमारे संस्कृत के उपसर्ग है। अब अगर हम हिंदी की बात कर लें कि हिंदी के उपसर्ग जो हमें याद करने चाहिए तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आ हो गया, अन हो गया, ठीक है। देखो बड़ा आ जो आएगा हमारा संस्कृत में आएगा, मैंने आपको बताया, छोटा आ जो आएगा वो हमारा हिंदी में आएगा, ठीक है। और अन, कै, कु, दु, नी, ये सब हमारे किस में आएंगे, हिंदी में आएंगे। अब देखो ऐसा ही नहीं है केवल हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेगा आपसे, नहीं, आपसे अरबी फारसी के भी पूछ लेगा। जैसे कि अरबी फारसी में अगर हम बात करें तो जैसे कि बहुत सारे देखने को मिलेंगे, हर जैसे प्रत्येक, जैसे कि हर दिन, हर साल, इस टाइप के जो होते हैं। फिर उसके बाद सर देखने को मिलेगा, जैसे कि जिसमें मुख्य कहते हैं, जैसे कि सरताज, ठीक है। फिर उसके बाद देखने को मिलेगा ला, यानी कि लापरवाह। और जैसे कि फिर हम अगर बात करें हम भी हमारा उपसर्ग कौन सा है, हमारा अरबी फारसी भाषा का, जिसका जैसे कि हमदर्दी, हमराह, इस टाइप के शब्द जो बनते हैं। जैसे कि दर, यानी कि दर असल, ठीक है। जैसे कि वाह, जैसे कि वाकायदा। अब वे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, तो वे में क्या, जैसे बिना, इसका अर्थ होता है बिना, इसके कैसे शब्द बनेंगे, जैसे कि बेवकूफ़, बेचारा और बेईमान, ये शब्द हमारे कहाँ के बनेंगे, अरबी फारसी भाषा के शब्द बनेंगे। गैर की अगर बात करें तो उसका अर्थ होता है हमारा निषेध, तो इसके कैसे शब्द बनेंगे, जैसे कि गैर हाजिर, गैर कानूनी, ठीक है, समझ गए आप। अब कुछ शब्द जो इंग्लिश के जो शब्द है ना, उन्हें तो आप बस, मैं कह नहीं सकता कितने आसान होता है, क्यों, क्योंकि उन्हें तो जनरली सभी पहचान लेते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करें, जैसे कि सब इंस्पेक्टर आपने देखा होगा, सब जज देखा होगा। डिप्टी सहायक होता है उसका अर्थ, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर। अब 22, मैं 22-23 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, 22 मीन सहायक, वायसराय की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। और जनरल की बात करें तो प्रधान, ठीक है, जैसे कि जनरल मैनेजर होते हैं। फिर हेड आता है, जिसमें हम हेड मास्टर कह सकते हैं, आप हेड क्लर्क कह सकते हैं। या चीफ की बात करें तो प्रमुख हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया। अब अगर हम बात करें कुछ शब्द जो होते हैं हमारे, ये मैंने जो आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको देखो इंपॉर्टेंट के बारे में बता दिया है। अब चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न। अब दो शब्द दे रखे हैं, उसमें उपसर्ग बताना है, जैसे कि परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग है, ठीक है। डैश का मतलब है, अब इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्र, और ऑप्शन सी परु, और ऑप्शन डी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26वें प्रश्न का, 26वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, यानी परि प्लस बर्तन, परि प्लस बार, यानी कि परि जो है ना वो परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग है। जैसे कि परि, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे और फिर उसके आगे प्लस बर्तन, ठीक है, इस तरीके से आप परिवार लिख लेंगे। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या होगा, परिवार में, परिवर्तन और परिवार में कौन कौन से उपसर्ग हैं, परि उपसर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27वां प्रश्न है, जिसमें संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में डैश 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 उपसर्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। देखिए मैं चाहता तो आप कितने प्रश्न बन जाते इस प्रश्न में, 1 2 3 4 5 प्रश्न बन जाते, लेकिन मैं इसी तरह के प्रश्न लाता हूँ जिससे कि आपका भला हो। अब जो बच्चे सीरियसली अभी नहीं ले रहे हैं ना क्लास, उन्हें भी कुछ दिनों बाद जब रियलाइज होगा, जब वो 1-2 क्लास ले लेंगे और उन्हें एग्जाम में दिख जाएगी, तब आप आएंगे यहाँ पर। मैं खुद गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासें मैं ऐसा डिजाइन ही नहीं कर रहा, मैं केवल यही सोच के कर रहा हूँ कि आप अगर अब इसमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ें तो आप कंप्लीट करके जाएं। ऐसा ना हो कि बीच में फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, नहीं, अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो 27वें प्रश्न का हमारा क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी शत्रु, और ऑप्शन डी सन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा हमारा, यानी कि सम इसमें राइट आंसर होगा ए, यानी कि संवाद, समगम और संतोष, संस्कार, संयुक्त में कौन सा हमारा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। आई थिंक आप समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 28वां प्रश्न है कि कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, और ऑप्शन सी प्रत्यय, और ऑप्शन डी सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 28वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, कृत और तद्धित
इनमें से किसके भेद हैं? अव्यय के भेद होते हैं, उपसर्ग के भेद होते हैं, प्रत्यय के भेद होते हैं, सर्वनाम के। तो ये हमारे जो होते हैं उपसर्ग के भेद होते हैं, सॉरी प्रत्यय के हमारे ये भेद होते हैं। तत्कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो हमारे भेद किस चीज के होते हैं? उपसर्ग प्रत्यय के होते हैं। देखिए अभी हमने आपके इससे पहले हमने पढ़े थे उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है? देखो उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब देखो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शब्द में से कुछ भी तोड़ देंगे तो उपसर्ग बन जाएगा, नहीं, उसका एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है, उससे परिवर्तन भी होता है। जैसे ऐसा कह सकते हैं कि देखो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं ना, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे प्रत्ययों के बारे में। चलिए अब हम बता, ये तो हमने बात कर लिया कि कृत और तद्धित प्रत्यय इनमें से किसके भेद हैं। तो ये हमारे किसके भेद होते हैं? हमारे ये प्रत्यय के भेद होते हैं। लेकिन अब क्या इससे अपना प्रत्यय पूरा थोड़ी ना हो गया? तो अभी हम पहले प्रत्यय के बारे में देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा, अब चाहें तो वो उपसर्ग प्रत्यय से कोई सा भी पॉइंट हो आपका, ठीक है। तो हमारा अब इसमें हम देखें प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा समझ लें आप, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किन किन से मिलकर बना होता है? प्रति, जिसका अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि इसको कह सकते हैं कि साथ मतलब पीछे चलने वाला, इसको ऐसे कह सकते हैं। अब ये भी, इसकी भी परिभाषा लगभग लगभग सेम ही होती है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। देखिए आप अगर आप एक्टिव रहेंगे ना, तो आप, कहने का मतलब ये, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैंने बता दिया कृत प्रत्यय के हमारे भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय अभी समझेंगे, पहले हम प्रत्यय को देख रहे हैं। तो प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का होता है चलने वाला, यानी पीछे चलने वाला, ठीक है। कहने का मतलब बस वही है, जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाता है वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय हमारे दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की अगर हम बात करें तो देखो बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, अब देखो मैंने इससे पहले जो चैप्टर आपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्रिया पढ़ाया था, क्रिया मैंने वर्ब यानी कि पढ़ाया था, तो उसी में सारी चीजें धातु ये सब चीजें हमने कंप्लीट की थी। तो अब वहां जाकर के भी जरूर लें क्लासेस। देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पिछली क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे क्लास ही ना लें और फिर आप इस क्लास को लें, तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, आप भी समझदार हैं। अगर आप रिदम से पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें, तो आपके लिए वो बेस्ट होंगी। तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि कृत प्रत्यय, बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहलाते हैं। समझ गए आप? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो धातु में जो जोड़े जाते हैं वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे देखिए कृत प्रत्यय की बात करें तो बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। अब धातु क्या होता है? जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, उसको हम धातु ही कहते हैं। तो धातु में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अब एक टर्म ये भी आता है कि जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं उनको हम कृदंत शब्द कहते हैं। समझ गए आप? देखो मैं ये चीजें यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ कि जो धातु में जो देखो बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। समझ गए आप चीजों को? जैसे कि लेखक को अगर हम करेंगे तो लेख प्लस अक, तो लेखक, ये इसका हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम तद्धित को देख ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको यहीं समझा दे रहा हूँ ना, तो आगे आप उसको समझने में आसानियत होगी। अब जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। अब एक मतलब ये होता है कि बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, देखो जो शब्द जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम कृदंत शब्द कहते हैं। अब बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया। देखो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण ये क्या होता है, मैंने इसके बारे में सारी मतलब पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के चेकआउट कर लें। सबसे बेस्ट वो चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है बे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, ध्यान से सुनना, धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में व अव्यय में जोड़े जाते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सेठ प्लस आनी, सेठानी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया।
आई थिंक आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं, जो कि हमारा 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए शब्दों के पहले, ऑप्शन बी शब्दों के बाद, ऑप्शन सी शब्दों के बीच में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए हर तरह का प्रश्न लेकर के आऊँ, क्योंकि जब आप मुझे समय दे रहे हैं तो मैं आपको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे लिए पास भी मेरी भी ये ख्वाहिश ही रहती है कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही पढ़ाऊँ। बाकी बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और देखो कुछ बच्चे सपोर्ट नहीं करते, लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फीडबैक नहीं देते, तो मैं ये सोच करके चलता हूँ, हो सकता है कि वो आज अभी चीज़ें सही नहीं समझ पा रहे हो सकता है आगे भी वो जरूर समझेंगे। तो 29वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। 29वें का हमारा राइट आंसर शब्दों के बाद। देखिए मैंने अभी बताया था प्रत्यय की परिभाषा, तो देखो आपको सवाल इस तरीके से भी मिल सकता है, ये सवाल आपको परिभाषा भी पूछ सकता है। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्दों के बाद में। अब उपसर्ग शब्दों के पहले होते हैं, लेकिन प्रत्यय शब्दों के बाद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30वां प्रश्न है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अब इसमें जो बात पूछी है वो मैंने आपको पहले ही बता ही दी थी, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका 30वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 30वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। यानी 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रत्यय बताए हमने अभी, देखो क्लियरिटी है ना। देखो मैंने आपको सब तरह के प्रश्न लेकर के आया हूँ, और ये प्रश्न मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ, ये प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मेरा यही है कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो उसी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो प्रश्न हमने देखे नहीं, तो भाई मैं वही चीज़ के लिए सबूत के तौर पर लाया हूँ कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। मैं इसमें कवर करा रहा हूँ कि आपका सिलेबस भी यही है, और आपके किस तरह के प्रश्न आते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इन तीनों की चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी वैल्यू अब आप कब समझेंगे वो आपको पता होगी, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर उधर आप यूपी जो लोअर पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी आती है तो वहाँ से उठाए गए, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सब के एग्जामों को मैंने कॉम्बिनेशन करके मैंने ये चाहा कि आपके हिंदी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए, ना कि किसी एक चीज़ को। अगर आपके किसी भी सिलेबस में उपसर्ग प्रति चैप्टर है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लिख करके रख लें। तो कृत और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, मैंने बता दिया, प्रत्यय के भेद होते हैं। अब इसमें जो हमारा प्रश्न था कि प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी हमारा 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे 30वें प्रश्न का, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर। यानी 2 होते हैं, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में मैंने क्या बताया आपको, कृत प्रत्यय के बारे में ये बताया था मैंने कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, यानी मूल रूप क्या होता है क्रिया का, धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप इस चीज को। अब कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। अब आती है बात तद्धित प्रत्यय की, कि भाई तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर, यानी कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में लगते हैं, जैसे कि संज्ञा में लगते हो, सर्वनाम में लगते हो, विशेषण में लगते हो और अव्यय में लगते हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। तो उन तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहेंगे हम, तद्धितांत शब्द कहलाएंगे, जैसे कि सेठ प्लस सानी। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, और विश्लेषण सही होता है गलत आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दिया करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी पीढ़ी, ऑप्शन डी सदस्यों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। मैं ऐसी आशा करूंगा कि 31वें प्रश्न का प्रयोग, 31वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, कहने का मतलब है किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। यानी एक शब्द ऐसा होगा जिसमें प्रत्यय नहीं होगा, बाकी 3 शब्द हमारे ऐसे होंगे जिनमें हमारा प्रत्यय प्रयुक्त होगा। तो क्या पशुओं में प्रत्यय है, जी हाँ है, और लोगों में आपका प्रत्यय है, तो जी हाँ है। तो 31वें का राइट आंसर पीढ़ी, पीढ़ी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पीढ़ी में कोई भी प्रत्यय नहीं होता, सदस्यों में भी है और इन तीनों में है, बाकी पीढ़ी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा पीढ़ी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32वां प्रश्न है, जो कि है नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए तिक,
ऑप्शन बी कै, ऑप्शन सी नै और ऑप्शन डी इक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए शब्द मैंने फिर वो भी बताया, शब्द का ऐसा नहीं है कि आपको अर्थ ना हो फिर भी हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों का अर्थ होना जरूरी है। तो नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। तो 32वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या है? इक हमारा राइट आंसर है। नैतिक में एक प्रत्यय है। अब बहुत सारे तिक लगाएंगे तो थिक का कोई अर्थ नहीं होता, तो इस वजह से ये कट जाएगा। हालांकि ये दो तो आप लगाओगे नहीं, ये इस पर थोड़ा सा संभावना हो सकती है। चलिए अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सॉरी दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया है तो उसके लिए सॉरी, पर शर्त यह है कि जब आपके पास सेम क्वेश्चन दोबारा आता है तो वो क्वेश्चन आपका दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ये बात है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है हमारा? एक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न है, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनिय, ऑप्शन बी ये और ऑप्शन सी निय और ऑप्शन डी कथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 33वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखो कथनीय, कथन प्लस ये, इसका राइट आंसर होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कथनीय में हमारा राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34वां प्रश्न है हमारा, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प है। अब देखिए इसमें आपको मूल शब्द भी पूछा है, प्रत्यय भी पूछा है, तो क्या ये तैयारी आपके लिए मैं गलत करा रहा हूँ या कम लेवल की करा रहा हूँ जो आपसे पेड कोर्सेज में लेते हैं? अगर उनसे कम है तो आप मुझे बेझिझक बताएं, ये आपका पर्सनल चैनल है, ठीक है। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए सहन प्लस भूति, ऑप्शन बी सहन प्लस भूति, ऑप्शन सी सह प्लस अनुभूति और ऑप्शन डी सह प्लस अनुभूति। तो 34वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, सह प्लस अनुभूति इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36वां प्रश्न। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 34 के बाद 36वां कैसी गणित है? ये समझ जाओगे धीरे धीरे जब क्लासेस लोगे तो। आपको सवाल से मतलब है, आपका सवाल इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आपका ध्यान जाना चाहिए सवाल पर, ठीक है। ये चीज़ें इसीलिए की जाती हैं। 36वें प्रश्न को अगर हम देखें तो 36वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय में ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रीय और ऑप्शन बी सी राष्ट्रीय। देखो मात्राओं में अंतर है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। और ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो हमारे 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय। देखो हालांकि दोनों शब्द भी प्रोनाउंसिएशन सही है पर मात्रा का चेंज है, यानी बर्तनी अशुद्धि है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो पहले से गलत है, पर इन दोनों में अगर आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि सेम शब्द कभी कभी आप जानते हैं प्रश्न को आपको राइट आंसर होने के बाद भी गलत करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहकर्मक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक और ऑप्शन सी कृतंत और ऑप्शन डी नाम धातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37वें प्रश्न का? देखिए इस शब्द में थोड़ा सा कृदंत कर लें आप, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें, कृदंत कर लें आप, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे शायद, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, कृदंत इसका राइट आंसर होगा। अब मैं क्या बताऊं ज्यादा इसमें, थोड़ा सा कुलीन शब्द इनमें से शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी न और ऑप्शन सी कुल और ऑप्शन डी लीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। इसमें राइट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? 38वें प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, यानी इन इसमें राइट शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39वां, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लिमा, ऑप्शन डी बी इमा और ऑप्शन सी मा और ऑप्शन डी मील नील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 39 का हमारा प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, यानी इमा इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं 40वें प्रश्न, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इन और ऑप्शन बी बीन और ऑप्शन सी
नव और ऑप्शन डी ने। तो इसका 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, यानी इन इसका राइट आंसर होगा, ना कि वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अल, ऑप्शन बी लू और ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी अलू। इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। इसका राइट आंसर जो होगा वो 41वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए हमारा पहला आपको SW मिल गया है, दूसरा आपको SW ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 42वां प्रश्न है और अब हमारी क्लास समाप्ति की ओर है। तो खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है, यानी इसमें बताना है मूल शब्द यहाँ पर बताना है और यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है। तो इसका मूल शब्द प्लस प्रत्यय कौन कौन सा है 42वें प्रश्न का? राइट आंसर बताएं। राइट आंसर इसमें होगा बी इसका राइट आंसर होगा, खेल प्लस सोना इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए क्षण, ऑप्शन बी आन, ऑप्शन बी सी अन और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। 43वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका राइट आंसर होगा, यानी अन इसका राइट आंसर होगा। भक्षण में अन जो है इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न देखें 44वां। तो 44वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी भाव प्लस अना, भाव प्लस अना इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये बातें सारी। और क्लास है वो अब समाप्ति की ओर है, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें थ्योरी बेस्ड आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे हिंदी, और जीएस की भी जल्द शुरू कर दी जाएंगी क्लासेस। आप किसी भी, मैं यही सोच करके क्लासेस बनाऊंगा कि जिसमें आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देख लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।